सभी दोस्तों को नमस्कार, वेलकम टू टावर स्टडी। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रमुख मनोवैज्ञानिक और उनके सिद्धांतों के साथ उनके हम देश को डिस्कस करने वाले हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट डिस्कशन होने वाला है वहाँ पर होने वाला है कि उनका देश कौन सा है जहाँ से वो बिलोंग करते थे। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और तैयारी आपकी अच्छी हो सके, जिसमें आप 100+ स्कोर कर पाएँ और CTET आपका क्वालिफाई हो। यूपी टेट, MP टेट जो भी पढ़ते हैं आप, जिस चीज़ की तैयारी करते हैं वो क्वालिफाई हो, जिसमें CTP पूछा जाता है। तो बस अब स्टार्ट करते हैं सेशन को और यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं कि जो भी मनोवैज्ञानिक हैं और बाकी बेसिक क्लासेस होती हैं, प्लेलिस्ट है लास्ट में आप देख सकते हैं या चैनल पर जा करके विजिट कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम पे आपको पल पल की खबर मिलती है, एग्जाम से रिलेटेड, और PDF भी प्रोवाइड कराया जाता है। जो मैं ये पढ़ा रहा हूँ ये सारा PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पर जा करके टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टडी मटेरियल पड़ा होगा जिससे आपको हेल्प मिलेगी। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मनोवैज्ञानिक के बारे में देखते हैं, कोफ्ता। ठीक है, ये जो कोफ्ता थे ये आपके संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक के लिस्ट में आते हैं, जिसमें आप मैक्स वर्दिमर, कोहलर, लेविन और कोफ्ता। तो ये कोफ्ता जो थे तो इसको कोफ्ता भी कहते हैं। ठीक है, तो अलग अलग नाम दिया जाता है अलग अलग किताबों में। तो कोफ्का और कोफ्ता, इसमें फ़र्क परेशान नहीं होना है। इनका जो जन्म हुआ था वो 18 मार्च 1886 को हुआ था, जर्मनी में हुआ था। तो ये जर्मनी के मनोवैज्ञानिक है, तो यहाँ पर आपको जर्मनी याद रखना है। जबकि निधन जो हुआ था 1941 में 55 वर्ष की आयु में हुआ था। ठीक है, कोहलर की बात करें तो कोहलर भी जर्मनी के थे। तो कोफ्ता कोहलर। ठीक है, तो आप इससे याद रखेंगे कि कोहलर जो थे वो भी जर्मनी के थे। 1887 में उनका जन्म हुआ था, 21 जनवरी को। निधन हुआ था 11 जून 1967 को। ठीक है, तो आप यहाँ पर याद रखेंगे यही कि जब ऋषि कपूर का जन्म हुआ था तब इनकी डेथ हो गई। खैर एनीवे वो सारी मैटर नहीं करता। तो यहाँ पर जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनके देश से पूछे जाते हैं। तो जो कोफ्ता का जो देश है वो जर्मनी है और कोहलर का भी जो देश है वो जर्मनी है। नेक्स्ट देखते हैं वर्दिमर का। तो वर्दिमर जो थे 15 अप्रैल 1880 को जन्म हुआ था ऑस्ट्रिया में, और निधन जो था 12 अक्टूबर 1943 को हुआ था। 1912 में मैक्स वर्दिमर, कोफ्ता और कोहलर ने अंतर्दृष्टि सूत्र का सिद्धांत दिया था। गेस्टवाल थ्योरी भी कहा जाता है। मैंने बताया कि एक लेविन भी थे, लेविन ने क्षेत्रवादी सिद्धांत दिया था। ठीक है, सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी। ठीक है, पढ़ चुके हैं। गेस्टवाल्डी शब्द जर्मनी का शब्द है जिसका अर्थ होता है समग्र, सब कुछ। ठीक है, इस सिद्धांत का अंतर्गत सुल्तान नामक एक परमाणु पर प्रयोग किया गया। गेस्टवाल्ड का जन्मदाता मैक्स वर्दिमर को माना जाता है। अब देखिए गेस्टवाल्ड थ्योरी के जो जनक हैं वो किसको माना जाता है? मैक्स वर्दिमर को। लेकिन यहाँ पर एक कोहलर थे जिन्होंने इस सिद्धांत पर प्रयोग किया था। तो यहाँ पर अंतर्दृष्टि और सूझ का सिद्धांत जो दिया था वो कोहलर ने दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखेंगे कोहलर ने चिंपैंजी पर प्रयोग किया था। अंतर्दृष्टि और सूझ का सिद्धांत है। ठीक है, इन तीनों ने दिया था, मैक्स वर्दिमर, कोफ्ता और कोहलर ने अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत। और तीनों ऑप्शन में कभी नहीं आते, एक ही ऑप्शन में आएगा। नेक्स्ट है क्लार्केल हल। अब यहाँ पर हमने देख लिया कि वर्दिमर वगैरह कहाँ के थे। वर्दिमर जो थे ऑस्ट्रिया के थे, ऑस्ट्रेलिया नहीं ऑस्ट्रिया। और कोफ्ता और कोहलर कहाँ थे? जर्मनी के। क्लार्केल हल की बात करें तो अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। निधन 10 मई 1952 को हुआ था। 24 मई 1884 को इनका जन्म हुआ था अमेरिका में। हल ने प्रणालीबद्ध व्यवहार सिद्धांत का प्रतिपादन किया जो थॉर्नडाइक के प्रभाव का नियम, पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन का नियम का मिश्रण था। ठीक है, बिल्कुल सही इन्होंने बताया। इन्होंने SOR उद्दीपक प्राणी अनुक्रिया का सूत्रपात किया था। जैसे इसके बारे में हम बात करते हैं ना, CL हल। इस सिद्धांत के अन्य नाम जैसे पुनर्बलन का सिद्धांत था, सबलीकरण का सिद्धांत था, चालक अंतर्नोद प्रणोद का सिद्धांत। तो यहाँ पर इन्होंने जो पुनर्बलन पर बल दिया था, कहने का मतलब है कि अगर बिल्ली को आप पुनर्बलन देंगे, अच्छा पुनर्बलन देंगे तो दोबारा क्रिया करेगी, अच्छा पुनर्बलन नहीं देंगे तो क्रिया नहीं करेगी। ठीक है, तो इन्होंने मिश्रण किया था प्रभाव के नियम का थॉर्नडाइक का और जो शास्त्रीय अनुबंधन है पावलोव का। नेक्स्ट बात करते हैं टर्मन की। तो टर्मन जो थे 18 जनवरी 1877 को अमेरिका में इंडियाना में इनका जन्म हुआ था। तो टर्मन से याद कर सकते हैं हरमन समझ रहे हैं आप। हरमन इंडिया में एक नाम होता है, तो यहाँ पे इंडियाना। तो हरमन कहाँ के थे? इंडिया के थे। और इंडियाना कहाँ है? अमेरिका में। तो अमेरिका के इंडियाना में हुआ था और निधन जो था 1956 में हुआ था। बुद्धिलब्धि के संबंध में इन्होंने जो सबसे पहले जो विचार थे वो टर्मन ने दिए थे। उन्होंने बुद्धिलब्धि के संबंध में निम्नलिखित सूत्र दिए। अब देखिए यहाँ पर टर्मन जो आता है, बुद्धिलब्धि की परिभाषा किसने दी है? मतलब अलग लोगों दी है। एक कारकीय, त्रिआयामी, इस तरीके से बुद्धिखंड, ये बहुत तरीके की परिभाषा है, मैंने बता रखा है ऑलरेडी। आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप टेलीग्राम पर जा करके वहाँ पर सारी प्लेलिस्ट है वहाँ पर देख सकते हैं, या फिर आप हमारे प्लेलिस्ट में भी जा करके देख सकते हैं। तो इन्होंने टर्मन ने जो दिया बुद्धिलब्धि से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है बच्चों को। ठीक है, तो यहाँ पर बुद्धिलब्धि की
जो सूत्र है वो किसने दिया, तो यहाँ पर टर्मन ने सूत्र दिया। सूत्र क्या था, मानसिक आयु बटे करेंट आयु इंटू 100। तो कहने का मतलब है आप 25 साल आपकी उम्र है, लेकिन आप 30 साल के जैसे काम करते हैं। अभी आपकी उम्र है 25 साल और आप 30 साल के व्यक्ति जैसे काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर जब आप 30 साल जैसे व्यक्ति जैसे काम करेंगे तो यहाँ पर 30 हो गया इंटू 100। यहाँ पर आप यहाँ पर 4 से कट जाएगा, 4 120। तो यहाँ पर आपकी जो IQ हो गई 120 हो गई। बट मोस्टली इतना होता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि जो बुद्धि लब्धि की परिभाषाएं हैं वो तो बार बार अलग है, लेकिन यहाँ पर सूत्र भी पूछा जाता है। तो मानसिक आयु अपन करेंट आयु इंटू 100 ये परीक्षा में पूछ दिया जाता है। और पूरा वीडियो अगर आप देख लोगे तो आपके 2 नंबर 3 नंबर कहीं नहीं गए, क्योंकि यहाँ पर मनोवैज्ञानिकों के सिद्धांत और देश तो पूछे ही जाते हैं, साथ में कुछ एडिशनल चीज़ें हैं जो मैं बता रहा हूँ जो परीक्षा पूछती है। रोशार की बात करें तो 8 नवंबर 1884 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में, ठीक है। स्विट्जरलैंड में हुआ था और निधन 1 अप्रैल 1922 को हुआ था। स्विस मनोचिकित्सक हर्मन रोसा ने स्याही के धब्बे का परीक्षण किया। प्रशिक्षण देखिए ये कितना शानदार है, बार बार परीक्षा पूछती है। स्याही के धब्बे वाला परीक्षण किसने किया है, किसने दिया है इस विधि को, तो हर्मन रोसा। इसको प्रक्षेपण विधि कहा जाता है, ठीक है। और इन्होंने साइकोडी एग्नोस्टिक नामक पुस्तक में लिख करके बताया है, ठीक है। परीक्षार्थी को 10 स्याही के धब्बों पर प्रतिक्रिया करनी होती है। रोसा परीक्षण के व्यक्तित्व मापन के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर व्यक्तित्व का जो भी होता है मापना कि व्यक्ति कैसा है, जैसे ईडी, ईगो, सुपर ईगो, ये व्यक्तित्व के प्रकार हैं। तो इसको कैसे नापना है, उन्होंने यहाँ पर स्याही के धब्बे वाला जो परीक्षण प्रक्षेपण विधि इन्होंने ईजाद किया था। ये थे हर्मन रोसा। नेक्स्ट बात करते हैं मैस्लो के बारे में। तो मैस्लो का जो जन्म हुआ था 1908 में अमेरिका में हुआ था। निधन जो था वो 1970 में हुआ था। इन्होंने 2 तरह के जो प्रेरक हैं उसके बारे में बताया है। एक जन्मजात होते हैं जैसे जैविक या शारीरिक बोलते हैं। इन्होंने बताया कि भूख, प्यास, निद्रा, काम आदि इन्हें प्राथमिक प्रेरक भी कहते हैं। दूसरे होते हैं अर्जित। ये अर्जित किए जाते हैं जैसे व्यक्तिगत रुचि, आदत की भी जो व्यवस्था होती है, जीवन का लक्ष्य होता है, सामूहिकता की जो भावना होता है, ठीक है, कि हम एक ग्रुप में हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। सिगमंड फ्राइड के बारे में बात करें तो मनोविश्लेषक सिद्धांत इन्होंने दिया था। जन्म 6 मई 1856 को ऑस्ट्रिया में हुआ था और निधन 23 सितंबर 1939 को हुआ था। ऑस्ट्रिया आप याद रखेंगे, ऑस्ट्रिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया में और कौन था, ऑस्ट्रिया में एक और मनोवैज्ञानिक थे जिनका जन्म हुआ था। वो कौन से मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है, यहाँ पर देखते हैं, वर्दीमर, ठीक है। तो वर्दीमर जो थे ऑस्ट्रिया में थे, उनका जो जन्म हुआ था ऑस्ट्रिया में। तो वर्दीमर के अलावा आपका सिगमंड फ्राइड भी हैं जो ऑस्ट्रिया में है। तो दोनों लोगों को एक साथ याद रखेंगे आप, ठीक है। इन्होंने मानव व्यक्तित्व मूल प्रेरणा जो भी है वो काम है, ठीक है, मूल प्रेरणा का काम है। लिबिडो शक्तियों का वो भंडार है जो सदैव सुखों की खोज करता है। इन्होंने अचेतन मन के बारे में बताया था जिसमें जितनी गंदगी होती है वो अचेतन मन में ही होता है, जो भी नेगेटिविटी होती है, और एक चेतन मन होता है। अचेतन मन में आपको ईडी होता है, ठीक है। तो जो अर्धचेतन मन होता है, चेतन मन और अचेतन मन के बीच में सामंजस्य बिठाता है। तो यहाँ पे 3 कारक दिए थे, ईडी, ईगो और सुपर ईगो। फ्रोवेल की अगर हम बात करें तो इनका जन्म जो हुआ था जर्मनी में हुआ था। कोफ्ता कोहलर के बाद फ्रोवेल हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब जर्मनी में हुआ था। निधन जो हुआ था 1852 में हुआ था। जर्मन जो शिक्षा शास्त्री हैं फ्रोवेल किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली को प्रारंभ करने वाले के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने खेल द्वारा शिक्षा एवं स्वक्रिया द्वारा शिक्षा के सिद्धांत पर बल दिया। फ्रोवेल हैं जो किंडरगार्टन, इसमें गार्डन होगा, किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली का आरंभ किया था। BF स्किनर के बारे में बात करें कि इनका जो जन्म हुआ था वो 1904 में अमेरिका में हुआ था और निधन जो था वो आपका 1990 में हुआ था। इन्होंने सक्रिय अनुबंधन या जो सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत दिया गया जो इनके द्वारा सिद्धांत था, और जिसे क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं। इन्होंने चूहे पर प्रयोग किया और कबूतर पर भी प्रयोग किया है। रूसो की बात करें तो ये जेनेवा में हुआ था और निधन 2 जुलाई 1778 में फ्रांस में हुआ था। शिक्षा में मनोवैज्ञानिक आंदोलन का जो सूत्रपात का श्रेय जो है वो रूसो को ही जाता है। इन्होंने अपनी पुस्तक एमिली में एक काल्पनिक बालक की शिक्षा का वर्णन किया है। तो रूसो जेनेवा कहाँ, स्विट्जरलैंड में। कार्ल जूंग की बात करें तो जन्म 26 जुलाई 1875 को स्विट्जरलैंड में हुआ था और निधन जो था 1961 में हुआ था। जूंग ने व्यक्तित्व के 2 प्रकार बताए थे। अंतर्मुखी व्यक्तित्व लक्षण, स्वभाव, आदत बाह्य से रूप प्रकट नहीं होते। दूसरा बहिर्मुखी, जैसे कि व्यक्तित्व लक्षण बाह्य जो स्वभाव है बाह्य रूप से प्रकट होते हैं। तो जो अंदर से प्रकट होते हैं
वो अंतर्मुखी जो बाहर से स्वभाव व्यक्तित्व प्रकट होते हैं वो बाहरमुखी, जैसे सामाजिक राजनीतिक नेता इत्यादि। ठीक है, कुछ लोग होते हैं समाज के अंदर ही आपका सेवा करते हैं, कुछ लोग होते हैं दिखाते हैं कि हम सेवा करते हैं लेकिन नहीं करते हैं। तो अंतर्मुखी मतलब जो किसी को पता ही नहीं चला, अंदर ही अंदर हो रहा है, और बाहरमुखी जो बाहर से दिखा करके हो रहा है। अंतर्मुखी और बाह्यमुखी दोनों का एक मिश्रण होता है उभयमुखी, जो उनके शिष्यों ने दिया है। ठीक है, जो आज के टाइम पे लोग हैं, वक्त पड़े तो बहिर्मुखी, वक्त पड़े तो अंतर्मुखी। महात्मा गांधी की अगर हम बात करें तो इनका जन्म 1869 को पोरबंदर में हुआ था। बचपन से ही रटते आ रहे हैं 2 अक्टूबर को, और भारत में, तथा निधन 30 जनवरी 1948 में दिल्ली में हुआ था। बेसिक शिक्षा पर जोर देने के लिए मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा का अर्थ में बालक अथवा मनुष्य में आत्मा, शरीर और बुद्धि के सर्वांगीण और सबसे अच्छे विकास से समझता हूँ। तो ये जो लाइन है ना, ये बार बार परीक्षा पूछती है, तो आप इस चीज़ को याद रखें। शिक्षा का अर्थ मैं बालक अथवा मनुष्य में आत्मा, शरीर, बुद्धि के सर्वांगीण तथा सबसे अच्छे विकास से समझता हूँ। वाटसन की बात करें तो मुझे बालक दो, मैं डॉक्टर इंजीनियर बना दूंगा, इनका कथन है, बार बार परीक्षा पूछती है। देखिए यहाँ पर बात ये हो रहा है। ठीक है, तो जन्म जो था 9 जनवरी 1878 को अमेरिका में हुआ, तथा निधन जो बात करें हम 25 सितंबर 1958 में हुआ था। वाटसन को व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है, आप इस चीज़ को याद रखें, वाटसन को व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है। ठीक है, और व्यवहार शब्द का इस्तेमाल किसने किया है? सबसे पहले विलियम वुंट ने, सबसे पहले। तो व्यवहारवाद का जो जनक है वो कौन है? वाटसन। नेक्स्ट बात करें थॉर्नडाइक का, सबसे फेमस जो बार बार परीक्षा पूछती है, तो ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक है। और निधन की बात करें तो 9 अगस्त 1949 को हुआ था, जन्म 1874 को हुआ था। पशु मनोवैज्ञानिक का पिता भी कहा जाता है इनको, पशु मनोवैज्ञानिक, शिक्षा मनोवैज्ञानिक के भी जनक कहे जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं इनके लिए। थॉर्नडाइक ने भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत और प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। लेकिन सब सिद्धांतों से अगर आपको बचना है तो एक याद रखें, बॉन्डिंग थ्योरी इंग्लिश में, क्योंकि पेपर इंग्लिश में भी बनता है तो बॉन्डिंग थ्योरी से बच सकते हैं। 3 मुख्य नियम दिए थे और 5 गौण नियम दिए थे। सारी चीज़ें हम पढ़ा चुके हैं, आप टेलीग्राम पर जाकर के वीडियोओं को देखो, और इतने शानदार तरीके से पढ़ाया है कि ज़िंदगी भर कभी नहीं भूलोगे। जीन पियाजे की बात करें तो 1896 में स्विट्जरलैंड में जन्म हुआ था। निधन जो था 16 सितंबर 1980 को हुआ था। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार सीखना उस समय अर्थपूर्ण होता है जबकि विद्यार्थी की रुचि और कौतूहल के अनुरूप होता है। ठीक है, तो इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। इतना ज़बरदस्त तरीके से आपको ये सिद्धांत बताऊंगा कि वाकई में ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे, और ये लास्ट टाइम पढ़ोगे आप, क्योंकि ये चीज़ें होती हैं पढ़ने के बाद भूल जाता है इंसान, लेकिन ऐसे सिद्धांतों को आप 8 आवर स्टडी पर पढ़ोगे जो ज़िंदगी में नहीं भूलेगा। ये तो आपकी हेडक है कि आपको इनके देश को अपने दिमाग में कैसे लिंक कर सकते हो। मैं एक ट्रिक बताऊँगा, शॉर्ट ट्रिक, लेकिन वो आपके दिमाग में काम करेगी नहीं करेगी वो हर एक बच्चे की अपने कैपेबिलिटी होती है। तो इसीलिए शॉर्ट ट्रिक पर मैं बेसिकली ज़्यादा जोर देता नहीं हूँ, लेकिन जो थ्योरी होगी, जो अप्रोच होगा सटीक, वो चीज़ मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, लेकिन आप ये देश कौन से देश से बिलोंग करते हैं वो तो मैंने आपको वीडियो दे दिया, PDF दे दिया, बार बार देखते रहिए, आपको सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी, समझ में आ जाएगा। इसको तो याद ही करना पड़ेगा, इसमें तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो है थ्योरी सिद्धांतों में, वो कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाने वाला हूँ बहुत तरीके से। ठीक है, तो इनका जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत था पियाजे का, ये हम समझने वाले हैं। तो जिन पियाजे जो थे स्विट्जरलैंड में थे, अब याद रखेंगे कि प्याज जब महंगा होता है तो स्विट्जरलैंड से ही आता है, क्योंकि पैसा बहुत है वहाँ पर। ठीक है, तो पियाजे स्विट्जरलैंड से थे। मैकडूगल की बात करें तो 1871 ईस्वी में इंग्लैंड में जन्म हुआ था, जबकि 1938 में अमेरिका में जो हुआ था इनका निधन हुआ था। अब बात ये होती है, मैकडूगल अमेरिका के थे, इंग्लैंड के थे। बात परीक्षा में बार बार प्रश्न अगर पूछता है तो यहाँ पर जो ऑप्शन होता है वो अमेरिका ही होता है। ठीक है, तो मनोवैज्ञानिक जीवित वस्तुओं के व्यवहार का जो विधायक विज्ञान है, उन्होंने मूल प्रवृत्ति और संवेगों के बारे में बताया था, और इन्होंने 14 संवेगों के बारे में बताया था। प्लेटो की बात करें, जन्म 46 ईसा पूर्व हुआ था। प्लेटो की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य सत्य का साक्षात्कार है। शिक्षा प्रणाली में अनुकरण का विशेष महत्व दिया था। अब जो मेन है वो है आपका पावलोव, जो थॉर्नडाइक हैं, पॉलर है, स्किनर है, वर्दाइमर है, कोफ्ता लेनिन है, ये लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा इनको बार बार रिपीट करती है। विलियम वुंट हैं, ये सारे लोग। तो अब देखिए यहाँ पर हम बात करें तो जन्म जो था इनका 1849 में हुआ था, रूस में हुआ था। तो पावलो जो थे रूसी थे। ठीक है, कुत्ता जो क्या था, रूसी था। आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, रूसी कुत्ता, क्योंकि उसके शरीर पर बहुत सारे रूसी थे। तो यहाँ पर पावलो ने जो किया था, क्या कुत्ते पर प्रयोग किया था, और कुत्ता जो था रूसी था। तो यहाँ से आप याद कर सकते हैं कि कुत्ते के अंदर बहुत रूसी थे। मतलब कुछ भी आप कॉमन सेंस लगा सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, अपना कॉन्सेप्ट लगाएं और उस चीज़ से याद करें। तो कुत्ते पर प्रयोग किया था पावलो ने, क्योंकि पाव भर आटा खाता था कुत्ता। ठीक है, आराम से हमारे जितना खा लेता था।
और कुत्ता जो था रूसी था। तो रूसी कुत्ता था तो जो पावलो थे वो भी रूस के ही होंगे ना, ठीक है। पावलो ने शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत को प्रतिपादन किया था, जिसको सारी सिद्धांतों को अलग रखो, एक इंग्लिश में याद रख लो, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। वुंड की बात करें तो विलियम वुंड के बारे में प्रश्न बार बार पूछा जाता है। मनोविज्ञान को चेतना के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया था। जन्म जो था 1832 को जर्मनी में हुआ था, निधन जो था 1920 को हुआ था। जर्मनी के मनोवैज्ञानिक जो थे ये वुंड, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, लिपजिग में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है कि प्रथम मनोवैज्ञानिक जो प्रयोगशाला वो किसने स्थापित की, तो वो वुंड ने की। कहाँ पे, लिपजिग में की, ठीक है। तो जर्मनी का एक शहर है लिपजिग, वहाँ की। और सबसे जो इम्पोर्टेंट है लास्ट, इवान पेट्रोविच पावलो, ठीक है। ये रूस के थे, इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। और इसको मैंने बता ही दिया है कि ये जो हैं ये आपके कहाँ के हैं, रूस के हैं, क्योंकि कुत्ता क्या था, रूसी था। किलपैट्रिक के बारे में योजना विधि के जनक माने जाते हैं, ठीक है। तो ये जो था हमारा इम्पोर्टेंट था, जो हमने सारा डिस्कस कर लिया। और इसके लिए मैं बता दूं कि 8 आवर स्टडी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। किलपैट्रिक के बारे में इसलिए नहीं बताया कंट्री, क्योंकि यहाँ पर अभी मेंशन नहीं है और ये परीक्षा में पूछा भी नहीं जाता है। तो यहाँ पर जितने इंपॉर्टेंट थे सभी चीज़ों को डिस्कस किया है। इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, तो टेलीग्राम पर जरूर जुड़िए। अगर वहाँ नहीं जुड़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें मिस करेंगे। और आप चाहते हैं 110+ तो आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ से 2 से 3 नंबर बनने हैं। इसको अगर कर डाला तो 2 से 3 नंबर आपके इंक्लूड हो जाएंगे। आप समझ लो कि आपको 110 में से 3 बन गए, 107 बस लाने हैं, ठीक है। और मैं करा दूंगा, उसकी टेंशन आप मत लो। दोस्तों को शेयर करो, लाइक ज़रूर करना वीडियो अच्छा लगता है तो। और मुलाकात अगले वीडियो में होगी इसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, जो कि आपके सिद्धांतों को और आपकी जानकारी को आगे बढ़ाएगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।